हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एनालिटिकल पैराग्राफ की ऐसी ट्रिक्स दूंगा मैं आपको जिसकी हेल्प से ना आप अपने एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो। फिर चाहे से कैसा भी क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है या फिर आपके पास में ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आज आपको है ना जितने भी डाउट्स हैं इसके वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ऐसे कुछ आपको वर्ड्स दूंगा जिनको कि आप यहां से कॉपी करके अपने एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना, आपको फुल मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं। और यहां पे जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है और आपको इसके लिए लिखने होते हैं 100 से 120 वर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन की क्या आएगा क्वेश्चन में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि कंपनीज होती है ना, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है। एक क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका डेटा क्या है, उनके मार्क्स है। तो एक पाई चार्ट बना दिया जाएगा, इसके अंदर दे दिया जाएगा कि मैथ्स के अंदर एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स है, साइंस के अंदर इतने हैं। इस तरीके से पूरा कोई भी डेटा होता है उसको इनके चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चार्ट को हमें ना अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो, हम इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसके फॉर्मेट में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनों की जरूरत है? 1 से 2 लाइन की जरूरत है। और इसमें आपको लिखना है कि क्या है और किस बारे में है पैराग्राफ की, मतलब कि पैराग्राफ में किसके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई शूज कंपनी है, वो अपना पूरा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि उनका कौन सा पेयर ऑफ शूज बिकता है, या फिर कोई भी ब्रांड्स है जो कि बता रहे हैं कि जैसे कि नाइकी के 10% मार्केट शेयर है और उसके साथ में प्यूमा का 15% शेयर है। तो इस तरीके से जो शेयर होते हैं उनको बताया जाता है। तो बेसिकली आपको इंट्रो देना है कि ये किस बारे में आप लिख रहे हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी 5 से 6 लाइनों की होनी चाहिए। इसमें आप 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे कि क्या डेटा गिवन है, क्या है और किसका डेटा है, मतलब कि क्या डेटा आपको दिया हुआ है, कितना डेटा दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। और इसके साथ में आपको इसमें इंक्लूड करना होगा कि हाईएस्ट डेटा किसका है, लोवेस्ट डेटा किसका है। और लास्ट के अंदर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जरूर से लिख के देगा कि कंपैरिजन करो उस डेटा का। तो आपको कंपैरिजन भी करना है। तो ये आ जाएगा आपके बॉडी में। और फिर लास्ट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसको कि आपको 1 से 2 लाइनों में कंक्लूड करना। ये हो गया आपका फॉर्म। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें लिखना किस तरीके से है, हम किस तरीके से लिखें कि हमें ना फुल मार्क्स मिले। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को है ना आप अपने दिमाग में अभी फिट कर लो। एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन से कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे। अब जैसे कि क्या क्या ओपनिंग लाइन हो सकती है आपकी। ओपनिंग लाइन ये हो सकती है कि द पाई चार्ट और द ग्राफ गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, कि वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, अबाउट शू कंपनी या फिर अबाउट प्रोडक्ट। तो जिसके बारे में भी डिस्क्राइब कर रहा है वो लिखना है। या फिर अगर टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो कि द टेबल सजेस्ट, और अगर लाइन ग्राफ की फॉर्म में है तो द लाइन ग्राफ शोस। ये तो हो गया बेसिक। क्या है ये? तो नूब हो गए। क्या हो गए? ये हो गए नूब। ठीक है, नूब लिखते हैं इनको। इसमें ना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर टीचर को इंप्रेस करना है ना तो एक लाइन ये रट जाओ, ये वाली वोकैब वो ये है कि आपको लिखना है कि द गिवन पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट मतलब तो वही है कि द गिवन पाई चार्ट शोज, लेकिन आपका यहां पर जो कीवर्ड है ना ये वाला इलस्ट्रेट, ये एक अलग ही इंपैक्ट डालेगा और इसको अंडरलाइन और कर देना तो मजा आ जाएगा फिर। तो ऐसा ये वाला वर्ड आपको एज इट इज यहां से ये वाली लाइन को कॉपी करना और स्टार्टिंग में ये लिख देना कि द गिवन पाई चार्ट, द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट, और फिर उसके बाद में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम उसमें लिख देंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारी बॉडी है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, बॉडी में हमें डिस्क्राइब करनी होंगी क्वांटिटीज को। अब क्वांटिटीज को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि आपको डेटा गिवन होगा कि 33% ऑफ ये इतना रहेगा। फिर उसके बाद में कोई भी अलग अलग डेटा है ना, तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि 33% ऑफ इट्स डेटा इज ऑन दैट थिंग, और फिर उसके अलावा जितना भी है वो हम लिखेंगे। और इसमें आपको जो नेक्स्ट चीज इंक्लूड करनी है वो करनी है हाईएस्ट और उसके
लोवेस्ट, की सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट किसका है, ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि वेरी क्लोज टू 6%, ऑलमोस्ट इक्वल टू, और उसके साथ में 1/3 भी लिख सकते हो कि 1/3 ऑफ इट्स मार्केट इज कैप्चर्ड बाय दिस ब्रांड। तो इस तरीके से आप ना 1/3 जो है इसको आप 33% होता है, इसको हम लोग 1/3 लिखते हैं। तो 33% की जगह पर आप 1/3 लिखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर इसके बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो रफली या फिर अप्रोक्सीमेटली, कोई भी अगर डेटा है जो कि आपको नहीं पता तो आप रफली एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करके उस डेटा को बता सकते हो। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स, ये है ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए हम इसे यूज में लेंगे। तो इसमें क्या है, देखो इसमें यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम यूज करते हैं फ्रेजेस को और वर्ड्स को। जैसे कि यहां पे हम कौन से वर्ड्स को यूज में लेंगे, अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, एक कोई भी एक ग्राफ रहेगा उसके अंदर जैसे कि डिक्लाइनिंग होगा या फिर अपर कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो आपको ये लिखना है कि अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, या फिर रैपिडली डबल हो गया, स्काई रॉकेट हो गया, और स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो गया, पीक्ड या फिर सोअरिंग रेट हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो कीवर्ड्स है ना इनको आप याद रखो। जैसे कि आप तो एक याद रखो कि रैपिड डबल हो गया, स्काई रॉकेट, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज स्काई रॉकेट, आप ये भी लिख सकते हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज इंक्रीज। लेकिन ये स्काई रॉकेट जो वर्ड है ये आपके आंसर के अंदर वो इंपैक्ट और ये वजन डालेगा कि टीचर मजबूर हो जाएगा कि यार इस बच्चे को तो पूरे नंबर देने ही है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है क्या, कंपैरिजन में क्या लिखेंगे, कंपैरिजन के लिए क्या क्या कीवर्ड्स रहेंगे। तो हम अगर बात करें कंपैरिजन की कीवर्ड की, तो कंपैरिजन में आपको लिखना होगा सिमिलरली, या फिर आप लिख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू, व्हाइल, इन कॉन्ट्रास्ट विद, और इसके साथ में व्हेन इट कम्स टू। अब जैसे कि आपको कोई भी दो डेटा को कंपेयर करना है कि ब्रांड ए एज कंपेयर टू ब्रांड बी हैविंग दिस ब्रांड वैल्यू इन अ मार्केट, या फिर दिस ब्रांड साइज इन मार्केट, तो ये आपको वहां पे इंक्लूड करना है कंपैरिजन करते टाइम। और फिर लास्ट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंक्लूजन, आप किस तरीके से कंक्लूजन करते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज में ले सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल आप यूज में ले सकते हैं, इन अ नटशेल आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, या फिर स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर। ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंक्लूड करने वाले हो तो आप लिख सकते हो कि ओवरऑल द ग्राफ कंक्लूड दैट, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। और अभी हम जब इसका एग्जाम्पल करेंगे ना तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है कि द पाई चार्ट शोज द पोर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। ये आपको डेटा गिवन है कि जो यूके के लोग हैं उनमें डिफरेंट घर हैं, वो किस तरीके से गरीबी में जीते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पे हमसे कहा गया कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 and 120 वर्ड्स। अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या लिखेंगे, हम इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो में हम हमारा इंट्रो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो जो मैंने लाइन बताई थी ना कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, वहां से हम लोग इसे स्टार्ट करें। तो देखो हमारा ये जो इंट्रो है वो यहां पे इस तरीके से रहेगा कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है, ये होगी हमारी पहली लाइन जो कि हमें पता थी। अब यहां पे इसमें किसके बारे में है, ये देखो यहां पे इसमें 7 डिफरेंट हाउस होल्ड्स है, तो वही हमने लिखा कि इट डिफरेंट, मतलब कि एक तरीके से इलस्ट्रेट 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ हाउस होल्ड लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। अब ये कहां से लिखा भैया, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो ये वाली लाइन कि द शोज द portion of a people from different household living in a poverty in UK in 2002। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया, हमने पैराग्राफ में देखा कि 7 डिफरेंट है तो हमने उसमें 7 डिफरेंट लिख दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे आंसर के अंदर वजन बढ़ गया, हमारे आंसर का ऐसा लगेगा कि सच में इसको एनालाइज किया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रो का। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि हमें बॉडी जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने, कैसे पॉइंट लिखना है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको है ना ये जो पाई चार्ट गिवन है इसको एनालाइज करो, इसमें निकालो कि हाईएस्ट डेटा किसका है, और फिर उसके बाद में निकालो कि इसमें लोवेस्ट डेटा किसका है। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर हाईएस्ट जो डेटा है वो है 26%, तो 26% हो गया इसमें हाईएस्ट डेटा। अब ये किसका है, ये यहां पर सोल पेरेंट का हो गया। और फिर इसके बाद में जो लोवेस्ट डेटा है वो है यहां पर 5%। अब ये किसका है, ये है यहां पर एज्ड कपल का, ठीक है। ये आपको डेटा पता होना चाहिए।
क्योंकि हम जो है ये 2 पॉइंट्स को तो एक एक लाइन के अंदर पूरा लिखेंगे कि ये जो हाईएस्ट डेटा है वो किसका है और क्यों है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में लोवेस्ट है तो ऐसा क्यों है। ये 2 पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो हमारे 2 पॉइंट यहां पे ही कवर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम बाकी जितने भी बचे हुए हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाली लाइन यहां से कॉपी कर लो और एग्जाम के अंदर जाकर के पेस्ट कर देना। तो यहां पे ये होगा, आपकी स्टार्टिंग लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। आपने सिंपल सा लिखा है कि इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। तो ये होगी आपकी ओपनिंग लाइन। अब देखिए यहां पर एक डाउट आपको आना चाहिए, जो मैंने यहां पर लिख रखा है ना, इंट्रोडक्शन, ये नहीं लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन और बॉडी मत लिख देना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। और जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाए देन फिर इसके बाद में आप इसके बीच में एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और इसके बीच में भी एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और इनको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, समझिए ये बात, ये मत लिख देना इंट्रोडक्शन बॉडी, ये नहीं लिखने की जरूरत है। देन फिर इसके बाद में आप इसको अब किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला हमारा फर्स्ट डेटा हम लोग इसमें लिखेंगे डेटा के साथ में, वो ये रहेगा कि 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड्स आर दोज ऑफ अ सोल पेरेंट्स। कि जो 26% जो पॉवर्टी है वो सीधा का सीधा किनको जा रही है, वो जा रही है सोल पेरेंट को। देन फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगल पीपल्स विदाउट चिल्ड्रंस अकाउंट्स फॉर द सेकंड हाईएस्ट पोर्शन विद 24%। देन फिर इसके बाद में जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो इसमें 24% यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे कंपैरिजन। हमने 2 डेटा के बारे में लिख दिया है। देन फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे कंपैरिजन के ऊपर। आपको मैक्सिमम बस 2 डेटा के बारे में लिखना होता है और फिर इसके बाद में आप 2 डेटा को कंपेयर कर दो, आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसका जो हम डेटा लिखेंगे इसका जो सबसे पहली लाइन है कि इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये वाली लाइन जरूर से याद रख लेना। ये जो वर्ड्स है ना मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, तो आप ये वर्ड्स को जरूर से याद रखना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%। देन फिर इसके बाद में कि जो कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी 9% अकाउंट करते हैं। फिर इसके बाद में कपल्स विद द चिल्ड्रन अकाउंट्स फॉर द 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। कि अब देखिए आपने क्या किया, यहां पर बेसिकली जो 2 डेटा हैं उनको कंपेयर किया है। तो आपको 2 डेटा को कंपेयर करना है, सिंपल सा उनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है और आपको यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये है जो मिनिमम डेटा है वो हम लिख देंगे कि सिंगल एज्ड पर्संस एंड सिंगल एज्ड कपल्स पोर्शन फॉर द 12% टुगेदर फॉर द पुअर हाउस होल्ड्स। जो सिंगल एज्ड पर्सन या फिर सिंगल एज्ड कपल्स हैं वो उनका जो है वो है 12% का है टोटल। ये हो गया। देखो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम बता दिया, फिर उससे कम वाला बता दिया, फिर उसके बाद में हमने 2 डेटा को कंपेयर कर दिया, फिर लास्ट के अंदर हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया जिनका इक्वल डेटा था। और फिर लास्ट के अंदर हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन में हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि ओवरऑल 14% of the households in UAK were living under poverty। कि 14% से ज्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं वो यूके में पोवर्टी में रहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन द एज्ड काउंटर पार्ट्स। अब जैसे कि ये तो आपके यहाँ पे एनालिसिस का है, वो जो डेटा था उसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम जो है यहाँ पर एज्ड कपल्स हैं वो काफी उनका डेटा कम है और वहीं पर जो यंग कपल्स हैं उनका जो डेटा है वो ज्यादा है। तो ये आपको इसमें एनालिसिस से ही पता लगेगा, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए। देन फिर इसकी लास्ट वाली लाइन इस तरीके से रहेगी कि कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस हैड द बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रंस। की जो कपल्स है जिनके पास में बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बेसिकली जिनके बच्चे नहीं है उनको एजुकेशन फीस नहीं उठानी पड़ती, उनको बाकी के एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते, तो वहां पर जो है उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उस केस में बेहतर है। तो ये कैसे पता लगेगा? आपको ये पढ़ के
पता लग जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल से जो आपने फर्स्ट डेटा लिखा है ना उसी को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट या फिर उसको ही थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके आप इसको लिख सकते हो, इतना आसान था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा ग्राफ क्वेश्चन रहेगा। ग्राफ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनके डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द ग्राफ गिवन शोज अ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ गोल्ड इन दुबई इन 2002 की आपको सेल्स गिवन है। तो इस डेटा के अंदर आपको सबसे फर्स्ट तो निकालना है कि इसमें पीक पॉइंट कौन सा है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे पीक पॉइंट की, तो ये है पीक पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया इसका पीक पॉइंट। फिर इसके बाद में इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये दो हो गए इसके लो पॉइंट, ठीक है, ये हो गए दो लो पॉइंट। और यहां पर इसकी स्टार्ट में क्या सेल थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग के अंदर इसकी क्या सेल थी और ईयर के एंडिंग में इसकी क्या सेल थी, ठीक है। ये चार डेटा मैंने आपको बता दिए कि स्टार्टिंग में क्या थी, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि जो इस जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर इनकी सेल्स थी 200 मिलियन दिरहम्स। फिर उसके बाद में मार्च में इनका पीक था जिसके अंदर इनकी सेल्स थी 350 मिलियन दिरहम्स। देन फिर इसके बाद में सीधी फॉल हुई जुलाई तक, जुलाई के अंदर इनकी सेल्स थी ओनली एंड ओनली 100 मिलियन दिरहम्स, या फिर आप बोल सकते हो 120 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहां पे आप लिखना ये जो है ये लोवेस्ट डेटा के लिए आपके लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इट बाउंस बैक इन अगस्त, फिर अगस्त के अंदर आप लिखेंगे कि इसकी सेल्स थी वो थी अप्रोक्सीमेटली रफली या फिर अराउंड आप लिख सकते हो 200 मिलियन दिरहम्स। फिर इसके बाद में डाउन गया, फिर इसके बाद में आप गया। तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि आप इसमें क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो आप जब भी आपको पैराग्राफ का क्वेश्चन आए तो इसमें देखना कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, फिर इसका पीक टाइम कब गया था, फिर इसका लोवेस्ट टाइम कब गया था और इसका एंड कहां पे हुआ था। तो सबसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, तो इसका इंट्रोडक्शन में सिंपल से हम लोग लिखेंगे कि द लाइन ग्राफ डिस्पाइट्स द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई, ठीक है। ये तो हमें बेसिकली पहली लाइन है हमारी, ये हमने रट रखी है। और फिर इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन 2002। तो ये आप कहां से लिखा भैया, तो ये तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस था, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि 12 महीने की है, 2002 का डेटा दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो कि 2002 के अंदर 12 महीने की सेल्स दी हुई हैं। फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि इन मिलियंस ऑफ दिरहम्स। अब ये कहां से पता लगा है, ये देखो ये यहां पर गिवन है मिलियंस ऑफ दिरहम्स, तो ये यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता लगेगी ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि इन जनवरी 2002 द सेल्स ऑफ स्टूड्स एट 200 मिलियन दिरहम्स, इट स्टेडली इंक्रीज्ड। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ड्स इट स्टेडली इंक्रीज्ड, ये वाला जो वर्ड है ये जरूर से मार्क कर लेना कि इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू, ठीक है, इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू द नेक्स्ट मंथ एंड पीक्ड टू 350 मिलियन दिरहम्स। ये यहां पर जो है ये वैल्यू स्टेडली एकदम से इंक्रीज करी, या फिर आप बोल सकते हो कि द वैल्यू डायरेक्टली स्काई रॉकेट टू 350 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इन द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर बोल सकते हो या फिर इन मार्च बोल सकते हो, लेकिन ये जो है ये थर्ड मंथ ऑफ ईयर आप लिख सकते हो क्योंकि इसे एक थोड़ा अच्छा जो वजन वाली बात है वो यहां पे होती है। और फिर इसके बाद में आप यहां पे लिखेंगे कि हाउएवर द गोल्ड सेल्स स्टार्टेड टू प्लम्पेट ओवर द नेक्स्ट 3 months and it hits the 110 मिलियन दिरहम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहां पे हमने लिखा है कि भैया हाँ इसके बाद में क्या हुआ कि जो सेल्स है वो डाउन जाने लग गई, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि प्लम्मेट हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। वो जो मैंने वर्ड्स बताए थे ना पीछे रिवर्स करके देखना, उन वर्ड्स को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहां पे जो नेक्स्ट है कि अनएक्सेप्टेडली द सेल्स डबल्ड इन अगस्त, और सेल्स जो थी वो डबल हो गई अगस्त में, बिफोर कमिंग डाउन टू द सेम लेवल एज इन जुलाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो सेल्स थी अनएक्सेप्टेडली डबल हो गई, क्यों हुई पता नहीं क्यों हुई। फिर इसके बाद में फिर से वो डाउन होगी, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 2 months ऑफ द ईयर द गोल्ड सेल लेवल्स ऑफ 180 मिलियन दिरहम्स एंड देन स्लाइटली इंक्रीज्ड इन दिसंबर। तो ये बेसिकली पूरा पूरे डेटा का हमारा ओवरव्यू हो गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि सबसे पहले वो डाउन थी फिर उसके बाद में अप हुई। तो यहाँ पे ये डेटा आप देखोगे तो ये यहाँ पे डेटा है अप्रोक्सीमेटली 110, और फिर यहाँ पर है इसका डबल, तो डबल हो गया डेटा। तो ये डबल आप वर्ड लिखोगे तो ये अच्छा रहेगा।
और फिर इसके बाद में लास्ट में अगर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे कि ओवरऑल द एस्टिमेटेड गोल्ड सेल्स फ्लक्चुएट्स इन 2002। हम बोल सकते कि भैया पूरे साल भर के अंदर ये फ्लक्चुएट होता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। एंड द सेल्स वर द हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, और हाईएस्ट किस में था, वो था मार्च में। एंड लोवेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, और जो सबसे लोवेस्ट था वो था जुलाई और सितंबर में। ये होता है कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि द सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑलमोस्ट द सेम एज देयर वर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, स्टार्टिंग में जितनी सेल्स थी उतनी ही साल के एंड में थी। तो ये था आपका पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ। और अगर आपको लेटर राइटिंग का भी देखना है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लेटर राइटिंग भी देख सकते हो। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।